चैनल। तो हम लोगों ने पिछली वीडियोस में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ख़त्म कर दिया था। तो इस वीडियो में हम एसिड बेसिस एंड सॉल्ट शुरू करने वाले हैं। क्लियर? तो जो केमिकल हमें मिलते हैं मिनरल्स रॉक्स, ठीक है, से जो हमें केमिकल्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर है? अब आगे देखो, जो हमारे पास एसिड्स हैं वो एसिडस वर्ड से मिले हैं, ठीक है, जिसका मतलब सौर होता है। और जो एसिड्स होते हैं दे आर करोसिव इन नेचर। ये एच पॉजिटिव आयन रिलीज करते हैं जब वाटर में जाते हैं। एंड बेसिस आर सोपी इन टेक्सचर, सोपी इन टच, ठीक है, और बिटर होते हैं टेस्ट में। ये ओ एच नेगेटिव आयंस डिजॉल्व, मतलब कि ओ एच नेगेटिव आयंस में डिसोशिएट होते हैं व्हेन, जब इनको हम वाटर में डालते हैं। तो ये हो गए इनके कुछ एग्जांपल्स: HCl, HNO3, H2SO4, सिट्रिक एसिड। और बेसिस के हो गए NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। क्लियर? ये देखो ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, ठीक है। इसमें क्या है कि ना ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ना एसिड को कहा कि भाई एसिड तो ना एच पॉजिटिव प्रोटोन जो है, मतलब कि प्रोटोन डोनर है वो, ठीक है। फिर उन्होंने एसिड्स के लिए ये कहा, लेकिन बेसिस के लिए कहा कि भाई ये तो एच पॉजिटिव एक्सेप्टर है, प्रोटोन एक्सेप्टर है, एसिड्स आर डोनर एंड बेसिस आर एक्सेप्टर्स। लियर्स ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो एसिड्स हैं दे आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, वेयर एज बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। अब हमने अभी पढ़ा कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे एसिड होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो सौर होते हैं टेस्ट में। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम हर एसिड को टेस्ट करके देखेंगे तो भाई कोई एसिड करोसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, हो सकता है हमारी, मतलब कि हमारी जो टंग है उसको डैमेज कर सकते हैं ना। तो ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि भाई हम हर एसिड को, हर बेस को टेस्ट करके ही पता करें या टच करके ही पता करें। दे आर बोथ दीज थिंग्स आर डेंजरस फॉर आवर हेल्थ। अब इंडिकेटर्स की बात करें तो ये इसी चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं हमारे पास, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वेदर द सब्सटेंस, वेदर द सॉल्यूशन इज एसिड और अ बेस। ठीक है, अब इंडिकेटर्स होते क्या हैं? एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डिफरेंट कलर दिखाते हैं एसिड्स में और डिफरेंट दिखाते हैं बेसिस में। और इनका जो स्मेल होती है ना, अगर हम ऑलफैक्टरी की बात करें, ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स, इनकी स्मेल भी डिफरेंट होती है एसिड में और बेसिस में। मतलब ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेसिस का पता हमें उनके कलर और उनकी स्मेल से बता देते हैं। अब इनको अगर हम मतलब आगे इनको डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास पहले आते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, फिर आते हैं सिंथेटिक, एंड देन ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स वो इंडिकेटर्स होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है, और सिंथेटिक वो होते हैं जो हम लोगों ने लैब्स में, लेबोरेटरी में बनाए होते हैं। और ऑल फैक्ट्री वो होते हैं जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं उनके लिए, ये ताकि उन्हें स्मेल से पता कर चल सके कि ये एसिड है या बेस है। क्लियर? अब जो नेचुरल में क्या आ गया हमारे पास, लिथमस। अब जो हमारे पास लिथमस है ना, ये एक पर्पल डाई होता है जो हमें मिलता है थैलोफाइटा प्लांट से, लिचन, ठीक है, फ्रॉम लिचन, एक थैलोफिटा, मतलब थैलोफाइटा की स्पीशीज़ में से, ठीक है। अब ये लिथमस का कलर पर्पल होता है जब ये न्यूट्रल होता है, लेकिन एसिड में इसका कलर हो जाता है रेड, वेराज इन बेसिस इसका कलर हो जाता है ब्लू। क्लियर है? अब इसके अलावा हमारे पास और भी हैं, जैसे कि टर्मरिक, रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया, ठीक है, बीट रूट, चाइना रोज, कलर पेटल्स ऑफ सनफ्लावर्स जैसे कि पेटूनिया, ये सब, ठीक है। अब सिंथेटिक में हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज एंड फिनॉल्फथलीन। इसको वैसे फिनॉल्फथलीन बोलते हैं, फिनॉल्फथलीन। वैसे अगर इसकी स्पेलिंग लर्न करनी है तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, फिनॉल फथलीन, लेकिन इसका एग्जैक्टली इसकी प्रोनाउंसिएशन इज फिनॉल्फथलीन, फिनॉल्फथलीन, ठीक है। आगे अगर ऑल फैक्ट्री की बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ ये क्या करते हैं ना, एसिड्स में इनकी स्मेल रहती है, वेयर एज इन बेसिस, ठीक है, क्या होता है कि इनकी स्मेल चली जाती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है अनियन, वनीला, क्लोव, ओके। क्लियर? अब देखें तो ये देखिए हमारे पास ये है चार्ट है जिसमें मैंने सारे रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, टर्मरिक, मिथाइल ऑरेंज, फिनॉफ्थलीन, इन सब का मैंने बताया कि एसिड्स में कैसे होते हैं, बेसिस में कैसे होते हैं, न्यूट्रल कैसे होते हैं।
अब देखो रेड लिटमस है जो एसिड में रेड रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ब्लू लिटमस में वो रेड हो जाएगा, ठीक है। रेड लिटमस है तो वो एसिड्स में रेड ही रहेगा लेकिन बेस में क्या हो जाएगा, ब्लू। वेरस ब्लू लिटमस एसिड में रेड हो जाएगा, बेस में ब्लू ही रहेगा, ठीक है। और न्यूट्रल में तो दोनों सेम ही रहेंगे, ठीक है। वेराज टर्मरिक जो है वो नेचुरली येलो होता है और एसिड में येलो ही रहेगा, वेराज बेसिस में रेडिश हो जाएगा, रेडिश ब्राउन सा, ठीक है, और न्यूट्रल में वो येलो ही रहेगा। वेराज मिथाइल ऑरेंज जो है वो न्यूट्रल में ऑरेंज रहता है, एसिड्स में वो रेड हो जाता है और बेसिस में येलो हो जाता है। और फिनोल्फ्थालीन जो है वो हमारे पास एसिड्स में और अपना न्यूट्रल में दोनों में ही कलरलेस होता है, लेकिन जब वो बेसिस में मतलब जब बेस में डालें उसको तो वो एक पिंक कलर आता है, बहुत प्यारा मैजेंटा सा, क्लियर, डार्क पिंक। अगर हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें एसिड बेसिस की, तो अगर हम क्या करेंगे, अब इनका रिएक्शन कराएंगे मेटल्स के साथ, मेटल कार्बोनेट्स के साथ, बाइकार्बोनेट्स के साथ, बेसिस के साथ, एसिड्स के साथ, ऐसे इनका रिएक्शन कराएंगे। तो अगर हम क्या करें, पहले कि एसिड लिया हमने, ठीक है, एसिड और बेस दोनों ले लेते हैं, हमने इनका रिएक्शन कराया मेटल के साथ। तो अगर हम HCl को एसिड लिया ना, एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, तो हमने HCl ले लिया, चलो, और मेटल ले लिया हमने जिंक, ठीक है। तो हमने इनका जब रिएक्ट कराया तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। सारे जो हमारे पास ये रिएक्शंस होंगे जिसमें हम मेटल को हम एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, क्लियर। और बेसिस में क्या होता है, उसमें भी हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो जो एल्यूमिनियम है ना वो भी ऐसे ही, जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कराता है। आगे देखें तो रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। एसिड का हमेशा याद रखना कि एसिड ही है जो मेटल कार्बोनेट्स और मेटल बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करती है, क्योंकि बेसिस कभी रिएक्ट नहीं करते इनके साथ। अब जो एसिड है, ठीक है, अगर हम उसे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लियर है, ओके। अब ये देखो, इसमें पहला अगर हम देखें तो इसमें है कि HCl ने सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, NaCl की, तो होगा हमारा सॉल्ट, और क्या बनेगा, H2CO3, H2 नहीं बनेगा, H2CO3। तो अगर आप इसको आगे डिफ्रेंशिएट करोगे ना, आगे इसको देखोगे तो ये ऐसे बनेगा H2O एंड CO2, ठीक है। तो हमेशा याद रखना जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करती है, इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा भाई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है, और पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। हाइड्रोजन गैस का पता चलता है जब हम उसके पास कैंडल लेके आते हैं, तो जो कैंडल है या फिर मतलब बर्निंग मास्टिक या कैंडल लेके आते हैं तो वो बर्न करती है विद अ पॉप साउंड। और CO2 जो है वो मिल्की हो जाता है जब इसमें से मतलब अगर हम इसको कैल्शियम उसमें डालें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो ये क्या होता है, CO2 को मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में डाला तो क्या बनता है, मार्बल बनता है, ठीक है, एक येलो कलर का PPT बनता है, कैल्शियम क्लोराइड। लेकिन अगर हम एक्सेस में पास करा दें तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है, ठीक है, तो उसकी मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाती है, क्लियर। अब आगे देखें तो जो बेसिस है मैंने बता दिया कि वो मेटल कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट नहीं करते। अब रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस, एसिड का बेस के साथ रिएक्शन, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, जिसमें सॉल्ट और वाटर बनता है हमारे पास। अब एसिड और बेसिस को जब रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन में हम एसिड और बेसिस को रिएक्ट कराते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको, क्लियर है। अब इसमें देखो, अब हमने क्या किया कि मेटालिक ऑक्साइड लिया, उसको एसिड के साथ रिएक्ट कराया। याद रखना कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं ना, दे आर बेसिक इन नेचर, वेयरएज नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जब मेटालिक ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर वही सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, ठीक है। और जो बेसिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तब वो भी सॉल्ट एंड वाटर ही बनाएंगे, ठीक है। ये बात याद रखना कि मेटल ऑक्साइड्स आर
बेसिक इन नेचर, वेयर एज मेटल नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है, अब देखो इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास पेज नंबर 22 पे। ठीक है, तो इसकी वैसे आप चाहो तो आंसर देख लो, लेकिन मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगी। क्लियर? अब देखो हमने जो एक्टिविटी 2.8 थी हमारे पास, उसमें क्या था कि जब इसमें था कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का था। ठीक है, तो उसमें क्या था मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ना वो कंडक्ट तब इसलिए होती है क्योंकि उसमें आयंस डिसोशिएट हुए होते हैं। ठीक है, अब जो हमारे ये है ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्योंकि उसमें कोई H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस रिलीज नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन एसिड और बेस कर सकते हैं। क्लियर? तो अब 2.9 एक्टिविटी देखो, इसमें क्या है, हमें टेस्ट करना है कि ड्राई HCl गैस जो है वो इज़ नॉट एसिडिक। ठीक है, पर जब उसको एक्वस सोल्यूशन में डालें, हम उसका एक्वस सोल्यूशन बनाए तो वो एसिडिक बिहेव करते हैं। क्यों? देखो मैंने क्या किया ना, मैंने NaCl लिया और हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उन दोनों को रिएक्ट कराया तो लास्ट में हमारे पास बच गया HCl गैस। ठीक है, तो क्या हुआ कि मैंने ना उसके पास मैं एक ड्राई ब्लू लिथमस पेपर लेके गई और उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है ना, वो रेड हुआ ही नहीं। लेकिन जब मैं ब्लू वेट लिथमस पेपर लेके गई तो वो रेड हो गया। इससे में ये पता चलता है कि वाटर का होना वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द डिसोसिएशन ऑफ आयंस या फिर फॉर द कलर चेंज, आप ये कह सकते हो। फिर कंक्लूजन क्या आया कि जो ड्राई HCl गैस है ना वो एसिडिक नहीं है। ये एसिडिक बिहेवियर तभी शो करते हैं जब वो वाटर के कॉन्टैक्ट में होते हैं। ठीक है, क्योंकि जब वाटर के कॉन्टैक्ट में होते हैं तो डिसोशिएट इनटू H पॉजिटिव आयंस। और याद रखना जो हमारे H पॉजिटिव आयंस और जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव आयंस भी बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो अगर किसी भी सब्सटेंस के पास H पॉजिटिव या फिर H3O पॉजिटिव आयंस हैं तो वो दोनों ही एसिडिक हैं। अब देखो रोल ऑफ गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड जो है वो अंदर से हमारे जो मॉइस्चर है ना, अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें से जितना भी मॉइस्चर है उस रिएक्शन में, ठीक है, वो सारा एब्जॉर्व कर लेती है। क्या? कैल्शियम क्लोराइड जितना भी हमारे पास हमारा मॉइस्चर है वो अब्जॉर्व कर लेती है। ठीक है, और गैस को ड्राई कर देती है। अब आगे देखो क्या होगा जब एक बेस को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे। जब किसी बेस को हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो वो OH नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, और जो बेसेस होते हैं ना, देखो सारे बेसेस आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन जो बेसेस वाटर में सॉल्युबल होते हैं दे आर कॉल्ड एल्कलीज, जैसे कि KOH, NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब। ठीक है, और एल्कलीज जो होते हैं ना वो दे आर सोपी इन टच एंड आर करोसिव इन नेचर। इस बात को याद रखना। ठीक है, अब डाइल्यूशन की बात करें। डाइल्यूशन जब क्या होता है कि देखो, अब मैंने एडिशन ऑफ सॉल्वेंट विच डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन, इसमें इंग्लिश पूरी लिखी हुई है लेकिन मैं आपको बता दूं नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में कि अगर मेरे पास कोई एसिड है, ठीक है, एसिड है, तो उसको मेरे को डाइल्यूट करना है। डाइल्यूट करना है तो मैं क्या करूँगी, हमेशा याद रखना कि कभी भी किसी चीज़ को डाइल्यूट करना हो तो उसमें वाटर डालना पड़ता है। लेकिन अब मैं एसिड में वाटर तो नहीं डाल सकती। एसिड में वाटर डालूंगी तो मतलब बहुत बड़ा धमाका हो सकता है, जो हमारा कंटेनर है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, किसी को चोट पहुंच सकती है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी वाटर को एसिड में नहीं डालना चाहिए, हमेशा एसिड को वाटर में डालना चाहिए, और वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है, याद रखना इस बात को। आगे ये आ गए हमारे पास इनटेक क्वेश्चंस, तो मैं आपको बाद में कराऊंगी। अब देखो हाँ, यहाँ पे है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड्स और बेस सोल्यूशन। ये हमें तब कैसे पता चलेगा कि भाई कि कौन सा एसिड का सोल्यूशन इज मोर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये पता चलेगा हमें पीएच पेपर से। पीएच पेपर मतलब कि हमारा काइंड ऑफ हमें पीएच स्केल इज जिससे हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का पता चलता है। और पीएच का मतलब होता है कि मतलब P स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस मीन्स पावर। ठीक है, किसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस है।
ठीक है, दैट इज मतलब जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे दैट इज़ अ बेस, और जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन आयंस होंगे दैट इज़ अ एसिड। ठीक है, अब यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं जिस मतलब इसमें क्या हुआ है ना कि सेवरल इंडिकेटर्स का आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंडिकेटर का कौन सा कलर है, डिफरेंट कलर्स ऑफ एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, अब ये देखो, अगर आप 7 पे हो तो न्यूट्रल, ठीक है, मतलब ग्रीनिश सा कलर रहेगा। और अगर आप जाते हो अपने लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो मतलब एसिड में हो जाएगा। 0 से 7 के बीच की पीएच इज एसिडिक एंड 7 से ज़्यादा की पीएच इज बेसिक। ठीक है, तो इसमें एसिड नेचर बढ़ जाएगा और दूसरी साइड हमारा बेसिक नेचर घट जाएगा। इंक्रीज इन एच पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन और इंक्रीज इन ओ एच नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑन द राइट साइड। आगे देखें तो पीएच ऑफ कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हमें दी हुई है, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस की होती है 1.2, लेमन जूस की होती है 2.2, वेराज प्योर ब्लड की होती है 7.4, वाटर की 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मीन्स मिल्क की होती है हमारे पास 10 एंड NaOH की होती है 14। और जो NaOH है वो स्ट्रॉन्ग बेस है। देखो, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतना ज़्यादा अच्छा बेस होगा, और जितनी कम वैल्यू होगी उतना अच्छा वो एसिड होगा, याद रखना। अब देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में डिफ्रेंसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होते हैं जो कंप्लीटली एच पॉजिटिव आयन में डिसोसिएट हो जाए, और वीक वो होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो। ठीक है, अब इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड में बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में आयन्स प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, लेकिन जो बेसिस हैं मतलब वीक एसिड कह लो उसमें नहीं होता, कम अमाउंट में जो हमारे पास आयंस हैं वो प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि वो पार्शियली डिसॉल्व होता है, पार्शियली डिसोसिएट होता है। ठीक है, इधर एग्जांपल्स है हमारे पास। ठीक है, और याद रखना कि 0 से 3 के बीच में जो पीएच होती है ना दैट इज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स, एंड 3 से 7 के बीच में जो होती है दैट इज ऑफ वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मीन्स वो बेसेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए ओ एच नेगेटिव आयंस में दैट आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस, और वो बेसेस जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना हो ओ एच नेगेटिव आयंस में दे आर कॉल्ड द वीक बेसेस। अब सेम चीज़ की स्ट्रॉन्ग बेसिस में लार्ज नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस होते हैं, वीक में कम आयंस प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल हमें दिए हुए हैं NaOH, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड ऑफ ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के। और वीक के हो गए हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, फिर हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, ये हो गए वीक के। ठीक है, और जो हमेशा याद रखना स्ट्रॉन्ग की जो पीएच होती है दैट इज बिटवीन 10 to 14, और 14 मतलब 7.3 से जो 10 के बीच की पीएच होती है दैट इज अ वीक। ठीक है, आगे देखें तो फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे लाइफ में पीएच की इम्पोर्टेंस। अब देखो, हमारे जो प्लांट और एनिमल्स हैं वो पीएच सेंसिटिव होते हैं क्योंकि हमारी जो खुद की बॉडी है ना दैट वर्क्स अंडर द पीएच ऑफ 7 to 7.8। इट मीन्स कि पीएच इज इम्पॉर्टेंट, करेक्ट। अब देखो, जो हमारे पास जो वाटर है उसकी पीएच होती है 7.4, लेकिन जब रेन वाटर की पीएच 5.6 से कम हो जाए ना तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। ठीक है, अब एसिड रेन का इफेक्ट क्या होगा? एसिड रेन का इफेक्ट ये होगा कि जब जो रेन वाटर है वो रिवर्स में जाएगा तो क्या होगा, पीएच जो है रिवर वाटर की वो कम हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। अगर वो एसिडिक हो जाएगी तो वो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको अफेक्ट करेगी। ठीक है, एक्वाटिक प्लांट्स को, एनिमल्स को अफेक्ट करेगी। वैसे भी वाटर में ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में डिजॉल्व होता है तो फिर उसमें हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो उनको ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। देखो, जो प्लांट्स होते हैं ना उन्हें एक स्पेसिफिक पीएच रेंज चाहिए होती है उनकी हेल्दी ग्रोथ के लिए। अगर किसी प्लांट की पीएच जो हमारी पीएच रेंज है वो नहीं हो उतनी जितनी चाहिए तो वो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं करता, तो इधर भी पीएच इंपॉर्टेंट है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम ही देख लो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl मीन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिड होता है, पता ही है आप सबको, है ना। तो जब ये एसिड खाने को डिसॉल्व करने के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाता है तो एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी हो जाती है तो हमें पेन, इरिटेशन ये सब होने लग जाता है।
ठीक है। फिर इसका रेमेडी क्या है? इसकी रेमेडी ये है कि हम एंटासिड्स यूज़ करें, ठीक है, माइल्ड बेसिस यूज़ करें एसिडिटी के अगेंस्ट, जैसे कि बेकिंग सोडा, दूध पी लो, ठीक है, ठंडा ठंडा। ओके। फिर आगे पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर हमारे माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाए तो टूथ डिके हो सकता है, ठीक है। और भाई कम क्यों होगा? कम इसलिए होगा कि आपने खाना खाया, ठीक है, खाना आपने खा लिया, पर क्या होता है ना, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब हमारे मुंह में रह जाती हैं, स्टक रह जाती हैं। तो वो जो स्टक रह जाती हैं ना, उनके ऊपर एंजाइम्स, बैक्टीरिया फीड करते हैं। और जब वो फीड करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, उस खाने को शुगर में उनको डिग्रेड करते हैं। जब उसको डिग्रेड कर देते हैं तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं उनको डिग्रेड करने के लिए। तो वो जो एसिड है ना, उससे हमारे जो माउथ है उसकी पीएच कम हो जाती है। क्लियर? अब देखो लोअर पीएच का इफेक्ट क्या है। लोअर पीएच का इफेक्ट ये है कि जो हमारी जो दांत होते हैं ना, टूथ एनिमल होता है, वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी पूरी बॉडी का, ठीक है। वो किससे बना हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पैथेटाइट, इससे बना हुआ है। ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की, सॉरी कैल्शियम फॉस्फेट की, ठीक है। ये क्या होता है ना, जब ये एसिड इसको करोड़ कर देता है, ठीक है। ये जो साइड में मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना, ये हमारा एक वो है, क्या नाम है, फॉर्मूला है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पैथेटाइट का, ठीक है। अब रेमेडी क्या है? रेमेडी ये है कि आप ब्रश करो भाई, बेसिक टूथपेस्ट से ब्रश करो और माउथ को हमेशा गागल करो, ठीक है, विद वाटर आफ्टर ईटिंग फूड। अब देखो भगवान जी ने ना क्या किया है, ताकि ये जो हमारे इंसेक्ट्स हैं ये भी इंसेक्ट्स खुद को बचा सके ना, इसलिए उनके अंदर भी एसिड डाला हुआ है इस फॉर्म में। अब जो बी स्टिंग होता है ना, उसके अंदर मेथेनोइक एसिड होता है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा भाई, आपको किसी मधुमक्खी ने काटा हो तो ना क्या होता है, जब मधुमक्खी काटती है ना, तो हमारा वो जहाँ पे वो काटती है वो फूल जाता है। वो फूल इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर मेथेनोइक एसिड और या फिर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो अगर उसके ऊपर आप कोई बेस लगाओगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारे पास ये फॉर्मिक एसिड और मिथेनोइक एसिड है, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ HCOOH। और इसकी रेमेडी ये मतलब कि अगर आप देखो ना कि हमारे पास नेटल प्लांट होता है, उसके अंदर भी मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो उसकी रेमेडी ना, मतलब नेटल प्लांट के बिल्कुल पास में ही डॉग प्लांट उगा होता है। तो डॉग प्लांट से भी वो जो आपका दर्द हो रहा होगा, ठीक है, वो जो भी उसके कारण हुआ वो ठीक हो सकता है। अब कुछ नेचुरली अक्लिंग एसिड्स, विनेगर एसिटिक एसिड, टोमेटो टार्टरिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड, कर्ड लैक्टिक एसिड, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, एप्पल मैलिक एसिड, ये सारे दे आर नेचुरल, ठीक है। और अगर देखो, अब जब पीएच 7 से ज़्यादा होती है तो वो होता है बेस, और पीएच 7 से कम होती है दैन इट इज़ एसिड, ठीक है। और जब वीक एसिड और वीक बेस साथ में मिलते हैं तो वो बनता है न्यूट्रल, और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं तो भी न्यूट्रल। क्लियर? अब बात करते हैं फैमिलीज ऑफ सॉल्ट्स की। अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास फैमिलीज हो गई। कैसे? मतलब कि देखो सोडियम फैमिली जिसमें NaCl, Na2SO4, Na2CO3 का, ठीक है, ये सब हो गई हमारी सोडियम फैमिली। और देखें अगर कैल्शियम फैमिली, CaSO4, CaCl, ठीक है, CaCl2, CaCO3, ये सब हो गई हमारी कैल्शियम फैमिली। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सा मतलब बेस, मतलब कि किसी सॉल्ट का नेचर क्या है? वो पता चलेगा कि वो कौन से एसिड और बेसिस के साथ मिलके बना है, ठीक है। अब देखो K2SO4 है, ये बना H2SO4 और KOH से। अब जो H2SO4 है वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और KOH भी, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और Na2SO4, H2SO4 यहाँ पे H2SO4 एसिड है और NaOH बेस है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल बनेगा। CaSO4 में देखो यहाँ पे भी H2SO4 और CaOH ट्वाइस है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पे भी न्यूट्रल। और MgSO4 में H2SO4 हमारा एसिड और MgOH ट्वाइस हमारा बेस, और यहाँ पे जो बेस है वो वीक है, मतलब कि हमारा जो सॉल्ट है वो होगा एसिडिक। क्लियर? अब देखो
हमारे पास CuSO4 है। CuSO4 बना है अपना H2SO4 और CuOH ट्वाइस मीन्स कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो जो H2SO4 है वो तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो हमारे पास कॉपर हाइड्रोक्साइड है वो वीक है, मतलब ये भी एसिडिक। ठीक है, NaCl, इधर HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो न्यूट्रल बनेगा। NaNO3 में HNO3 एसिड एंड NaOH बेस, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल बनेगा। Na2CO3 में H2CO3 और NaOH से बना है। H2CO3 इज़ अ वीक एसिड, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बेसिक बनेगा क्योंकि NaOH इज़ अ स्ट्रॉन्ग बेस। और NH4Cl, यहाँ पे HCl और एक मिनट, HCl एंड NH4OH यहाँ पे वीक बेस है तो एसिडिक होगा। KNO3 HNO3 और KOH से बना है, तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं तो न्यूट्रल बनेगा। ऐसे ही आपने सारे देखने हैं कि मतलब कि कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक है, उससे पता चलेगा कि किसी सॉल्ट का नेचर क्या होगा। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि केमिकल्स जो हमें सॉल्ट से, कॉमन सॉल्ट से ऑब्टेन होते हैं। रॉक सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, इन सब के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विद द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।